आज हम बात करते हैं ईयर। ईयर है वो भी एक तरह से सेंसरी ऑर्गन है और ये हमको सुनाने का काम करता है, मतलब एक हियरिंग का काम करने वाला ऑर्गन है जिसको हम ईयर बोलते हैं। ईयर हमेशा कौन सी लोब में सिचुएटेड होता है? टेम्पोरल लोब में सिचुएटेड होता है, यानी कि ब्रेन के टेम्पोरल लोब में सिचुएटेड वाला ऑर्गन कौन सा होता है? ईयर सिचुएटेड। तो ईयर है वो टेम्पोरल लोब में सिचुएटेड होता है। एक फिटस के अंदर हियरिंग स्टार्ट हो जाती है 20th वीक ऑफ गेस्टेशन। 20 वीक के ऊपर फिटस के अंदर हियरिंग स्टार्ट हो जाती है। 20 वीक के ऊपर हियरिंग स्टार्ट इसलिए होती है क्योंकि जो कोक्लिया होता है या कोक्लियर नर्व होती है, ये कोक्लियर नर्व डेवलप हो जाती है और कोक्लियर नर्व का काम होता है हियरिंग का। इसलिए एक फिटस के अंदर 20 वीक के ऊपर कोक्लियर नर्व डेवलप्ड कंप्लीट हो जाती है, जिसके कारण एक फिटस को सुनना स्टार्ट हो जाता है, हियरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि मेन फंक्शन ऑफ द ईयर, एक ईयर के मेन फंक्शन होते हैं हियरिंग करवाना, और हियरिंग के लिए सहायक कौन माना गया यहाँ पे? कोक्लिया। तो कोक्लियर नर्व के द्वारा एक पर्सन को हियरिंग होती है। और सेकंड फंक्शन होता है इक्विलिब्रियम या बैलेंस, एक पर्सन का बैलेंस और उसका इक्विलिब्रियम बनाने वाला जो पार्ट होता है वो तो उसका वेस्टिब्यूल होता है। तो वेस्टिबुलर नर्व होती है वो एक पर्सन का इक्विलिब्रियम और बैलेंस बनाती है, और हियरिंग का काम करती है कोक्लियर नर्व। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ से कि एक फिटस के अंदर हियरिंग स्टार्ट कब हो जाती है, तो हम बोल सकते हैं कि पर्सन के अंदर, फिटस के अंदर हियरिंग स्टार्ट 20 वीक के ऊपर हो जाती है। क्वेश्चन ये आया हुआ है एम्स ऋषिकेश के अंदर कि हियरिंग के लिए कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है, तो हम बोल सकते हैं कि हियरिंग के लिए कोक्लियर नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली, कि एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि पर्सन्स के अंदर, एक फिटस के अंदर हियरिंग कब स्टार्ट होती है, और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि हियरिंग के लिए कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है, तो हम बोल सकते हैं कोक्लियर नर्व। यस नो गाइस? ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आगे। द ईयर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ईयर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। और इंटरनल ईयर को ही क्या बोलते हैं? लेब्रिंथ। लेब्रिंथ इंटरनल ईयर को अभी पटना एम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि लेब्रिंथ किससे रिलेटेड होता है, तो लेब्रिंथ इनर ईयर को ही लेब्रिंथ बोला जाता है। ठीक है, तो कई बार ऐसे बोल सकते हैं कि लेब्रिंथ इनर ईयर को बोलते हैं, तो लेब्रिंथ वाले जो वर्ड हो वो किसके लिए यूज करवाते हैं? इनर ईयर के लिए यूज करवाते हैं। एक डायग्राम से हम देखते हैं तीनों पार्ट्स को। जैसे स्टार्टिंग का अंदर आउटर पार्ट जिसको एक्सटर्नल ईयर बोला, एक्सटर्नल ईयर के अंदर ये वाला पार्ट है, ये होता है पिना, और पिना के बाद में ये जो एक केनाल होती है इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी ईयर केनाल। और इसके बाद में ईयर ड्रम या फिर एक तरह से टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन। तो ईयर ड्रम या टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन, ये तीनों पार्ट किसके होते हैं? आउटर ईयर के होते हैं। तो आउटर ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, पिना, एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल और ईयर ड्रम। ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर? आउटर के ईयर के अंदर। और सुपरफिशियली बात करेंगे, डिटेल हम आगे देखेंगे इसके अंदर। मिडल ईयर के अंदर आते हैं, इसके अंदर एक तरह से ओसिकल्स, ईयर ओसिकल्स, जिसके अंदर हमने मेलियस, इंकस, स्टेबिश, ये तीनों ईयर की बोन्स होती हैं। और ये तीनों बोन्स वो बोन हैं जो एक फिटस के अंदर आफ्टर जब डिलीवरी होती है उस टाइम पे ये तीनों बोन कंप्लीटली क्या हो जाती हैं? ओसिफाइड। इनका ओसिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, इसलिए एक फिटस को इजीली सुनाई देता है। तो ओसिफिकेशन सबसे पहले कौन सी बोन्स का होता है? स्टेपिस, इंकस और मेलियस, इन तीनों बोनों का कंप्लीटली ओसिफिकेशन हो जाता है। और तीसरा और सबसे इनर वाला पार्ट होता है जिसको इनर ईयर बोलते हैं। अच्छा, इनर ईयर को हम क्या बोलते हैं? लेब्रिंथाई। लेब्रिंथ, इसको लेब्रिंथ इसलिए बोलते हैं कि लेब्रिंथ का मतलब होता है नेटवर्क।
एक पर्सन के अंदर कौन से पार्ट में नेटवर्क देखने को मिल रहा है, तो इसके अंदर देखो सेमी सर्कुलर केनाल का एक नेटवर्क बन रहा है, इसके अलावा यहाँ पे नर्व है, कोक्लियर नर्व, यानी कोक्लिया अराइज हो रहा है, कोइल शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए इसके अंदर नेटवर्क बन रहा है। और नेटवर्क को क्या बोलते हैं, लेब्रिंथ है। और लेब्रिंथ किसके लिए यूज होता है, इनर ईयर के लिए यूज होता है। इनकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। ये 3 पार्ट होते हैं ईयर के। आउटर ईयर, इसके अंदर हमने क्या क्या इन्वॉल्व किया गया, पिन्ना वाला पार्ट को, इसके अलावा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स को और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन्स। तीनों पार्ट किसमें आते हैं, आउटर ईयर के अंदर। मिडल ईयर के अंदर ओसिकल्स आते हैं, ईयर की बोन्स आती हैं जिसके अंदर 3 बोन इन्वॉल्व होती हैं, स्टेपीज, इनकस और मेलियस। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि सबसे पहले कौन सी बोन ओसिफाइड होती हैं, तो हम बोल सकते हैं स्टेपीज, इनकस, मेलियस, तीनों को MIS शॉर्ट में बोला जाता है इनको। और थर्ड इनर ईयर होता है पार्ट जो जिसका दूसरा नाम होता है लेब्रिंथ। तो लेब्रिंथ का मतलब होता है नेटवर्क जो इनर ईयर के अंदर देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पटना एम्स के अंदर, जिसको बोला गया कि इनर ईयर इज आल्सो नोन एज लेब्रिंथ। यस गाइस, ओके कंटिन्यू। फर्स्ट पार्ट बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर की बात करते हैं। एक्सटर्नल ईयर है वो हमने बात किया कि 3 पार्ट से बना हुआ होता है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं, पहला पार्ट है ओरिकल्स या पिना वाला पार्ट, दूसरा पार्ट हमने बोला एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स, और थर्ड वन बोला टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जिसका दूसरा नाम भी बोला कि ड्रम हेड, इसको ड्रम हेड भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से एक्सटर्नल ईयर के 3 पार्ट होते हैं, जिससे हमने देखा जैसे ईयर है, इसका ये पिना वाला पार्ट है, फिर इसके अंदर एक केनाल अराइज होती है जिसको हमने क्या बोल दिया, एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल, और आगे जाके एक मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन होती है जिसको हमने बोला टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो जो पिना वाला पार्ट होता है, उस पिना वाले पार्ट के बारे में बात करें तो ओरिकल्स और पिना, जो पिना होता है उसके अंदर येलो इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसके अंदर लोब्यूल्स होता है, यानी कि जो पिना का लोअर पार्ट होता है वो, और आउटर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स, इनके अंदर इलास्टिक कार्टिलेज इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो द इंटायर पिना एक्सेप्ट, यानी इनको छोड़ के लोब्यूल्स को और आउटर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स, इनको छोड़ के पूरे पिना पे कौन से कार्टिलेज पाए जाते हैं, येलो इलास्टिक कार्टिलेज पाए जाते हैं। कौन से कार्टिलेज पाए जाते हैं, येलो इलास्टिक कार्टिलेज पाए जाते हैं। तो याद रखना है कि एक पर्सन के पिना में कौन से कार्टिलेज पाए जाते हैं, येलो इलास्टिक कार्टिलेज पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि पिना के फंक्शन क्या होते हैं। एक पिना मोस्टली क्या फंक्शन करता है, तो पहला देखें कि कलेक्शन, बाहर इन्वायरमेंट की साउंड का कलेक्शन करना, कलेक्शन करके उस साउंड को किधर भेज देना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स, यानी कि ये इन्वायरमेंट है और इस इन्वायरमेंट से जो भी साउंड वगैरह है उनको कलेक्ट करता है और उनको कलेक्ट करके किधर ट्रांसमिट कर देता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर ट्रांसमिटेड करने का काम कौन करता है, पिना। तो पिना का ये फंक्शन है एक तरह से साउंड को कलेक्ट करके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर उनको ट्रांसमिट करना। और सेकंड फंक्शन है प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, एक पर्सन को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करवाता है, एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करता है। तो 2 फंक्शन होते हैं किसके अंदर देखने मिलते हैं, पिना के होते हैं। नेक्स्ट यूजफुल सेंटेंस है यहाँ पे जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, और ये एग्जाम ऋषिकेश एम्स के अंदर भी आया हुआ क्वेश्चन है और बिहार CHO के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि पिना को जब इरिगेशन मेथड, इरिगेशन या फिर एक तरह से इंस्टॉलेशन मेथड यूज करवाते हैं, तो इंस्टॉलेशन मेथड के अंदर जब आई ड्रॉप डालते हैं एक चिल्ड्रन के अंदर जिसकी एज कितनी होती है, 3 साल से कम, 3 साल से कम वाले बच्चे जिनके अंदर इरिगेशन या फिर इंस्टॉलेशन, ईयर ड्रॉप का इंस्टॉलेशन करते हैं, तो पिना को क्या करवाते हैं, डाउनवर्ड और बैकवर्ड, डाउनवर्ड और बैकवर्ड। और अडल्ट में यानी अबव 3 इयर्स वाले पर्संस के अंदर अपवर्ड और बैकवर्ड।
जैसे इमेज से देखें हम तो देखो कि एक पर्सन बेबी है 3 इयर्स का है, उसके ये ईयर है, उस ईयर को हमने क्या किया, डाउन पुल करके डाउन किया, डाउन करके फिर बैक किया, यानी एक ईयर है उसको पहले डाउन किया और उसको पीछे इसी तरह बैक किया। तो इस प्रकार से डाउन और बैक करके एक तरह से इंस्टॉलेशन किया, ईयर ड्रॉप का इंस्टॉलेशन करना वाला मेथड होता है बिलो 3 इयर्स वाले बेबी के। 3 साल से कम वाले बेबी के अंदर जो मेथड होता है इंस्टॉलेशन का वो ये। इसके बाद अबो 3 इयर्स वाले बेबी, 3 साल से बड़े वाले बच्चे जो अडल्ट में वो सेम मेथड होता है, उनके अंदर ये जो पिना वाला पार्ट है इसको हमने किया अप, यानी ऊपर की तरफ, और पुल किया और पीछे की तरफ मूव किया। तो एक तरह से अडल्ट के अंदर पिना को अप किया और पीछे की तरफ बैक किया। तो अप और बैक किस में आता है, अडल्ट के अंदर, और डाउन और बैक किस में आता है, चिल्ड्रंस के अंदर। ये मेथड बार बार पूछते हैं कि एक बिलो 3 ईयर वाले चाइल्ड के अंदर, एक 3 साल से कम वाले बच्चे के अंदर ईयर इंस्टॉलेशन, ईयर ड्रॉप इंस्टॉलेशन करने के लिए कौन सा मेथड यूज करवाते हैं, तो हम बोल सकते हैं बैकवर्ड और डाउनवर्ड मेथड। यही क्वेश्चन मॉडिफाई होकर बोल दिया जाए कि एक अडल्ट के अंदर ईयर इंस्टॉलेशन, ईयर ड्रॉप इंस्टॉलेशन के लिए कौन सा मेथड यूज करवाते हैं, तो हम बोल सकते हैं अप एंड बैक, यानी अपवर्ड मूवमेंट एंड बैकवर्ड मूवमेंट के द्वारा जो ईयर के अंदर ड्रॉप को इंस्टॉलेशन करते हैं, तो उसमें ये अप और बैक वाला मेथड आता है। और चिल्ड्रंस के अंदर जो बिलो 3 इयर्स वाले होते हैं उसके अंदर डाउन और बैक के, याद रहेगा इसे। ओके, पार्ट बनाया था पिना वाला पार्ट। इस पिना वाले पार्ट के लोअर पार्ट को हमने बोल दिया था लोब्यूल्स। पिना के लोअर पार्ट को हमने बोला था लोब्यूल्स। तो लोअर पार्ट ऑफ द पिना इज नॉन एज लोब्यूल्स। लोब्यूल्स वाले पार्ट में कार्टिलेज नहीं होते हैं, इसके अंदर कार्टिलेज एब्सेंट होते हैं। लोब्यूल्स होता है वो काम में क्या आता है, देखो लोब्यूल्स है वो O2 सेचुरेशन में यूज करवाते हैं, O2 सेचुरेशन को चेक करवाने में यूज करवाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ऐसे आ जाए, जैसे क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि फर्स्ट मोस्ट कॉमन साइड ऑफ O2 सेचुरेशन, O2 सेचुरेशन चेक करने की मोस्ट फर्स्ट कॉमन साइड कौन सी होती है, इंडेक्स फिंगर। तब कौन सी यूज होती है, इंडेक्स फिंगर यूज करवाते हैं। तो इंडेक्स फिंगर होती है वो फर्स्ट मोस्ट कॉमन होती है। और सेकंड मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, सेकंड मोस्ट कॉमन होता है O2 सेचुरेशन। तो O2 सेचुरेशन है वो सेकंड मोस्ट कॉमन मेथड होता है O2 सेचुरेशन यूज करवाने वाली साइड। और फर्स्ट मोस्ट कॉमन साइड होती है इंडेक्स फिंगर, किसके लिए, O2 सेचुरेशन। तो गाइस याद रहेगा कि फर्स्ट साइड कौन सी हो गया, इंडेक्स फिंगर हो गया। सेकंड साइड कौन सी होगी, ईयर लोब हो गया, यानी लोब्यूल्स है तो सेकंड मोस्ट कॉमन साइड हो गई या ईयर लॉब्स, सेकंड मोस्ट कॉमन साइड हो गया ईयर लॉब्स, और फर्स्ट मोस्ट कॉमन साइड हो गया इंडेक्स फिंगर। तो हम बता सकते हैं कि लोब्यूल्स का एक काम होता है O2 सेचुरेशन को चेक करवाना। सेकंड फंक्शन है डेमोन्स्ट्रेशन द स्किन इन्फेक्शन। कई बार किसी पर्सन के स्किन के इन्फेक्शन होते हैं तो उनमें लोब्यूल्स है उसको डेमोन्स्ट्रेट किया, उससे पता लगा जाता है कि पर्सन के अंदर इन्फेक्शन है, क्योंकि ये पार्ट इजीली रीड हो जाता है। और थर्ड वाला फंक्शन होता है चेक द ब्लीडिंग टाइम। एक पर्सन के अंदर ब्लीडिंग टाइम को चेक करने के लिए भी किसका यूज करवाते हैं हम, लोब्यूल्स का यूज करवाते हैं। डुके मेथड होता है ब्लीडिंग टाइम चेक करवाने के लिए। तो इस प्रकार से ये एक लोब है जिसके अंदर कार्टिलेज नहीं होते हैं। इसके मोस्ट कॉमन 3 फंक्शन होते हैं, O2 का सेचुरेशन चेक करवाने में यूज करवाते हैं, स्किन इंफेक्शन को डेमोन्स्ट्रेट करवाने में, और ब्लीडिंग टाइम को चेक करवाने में। ये जानो तो 3 ऐसे फंक्शन हैं जो लोब्यूल्स के द्वारा यूज करवाए जाते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं पिन्ना का ही पार्ट है ये भी, ट्रेगस वाला पार्ट, यानी एक यहां से उभरा हुआ पार्ट होता है, इसको हम ट्रेगस बोलते हैं। तो ट्रेगस होता है दिस एलिवेटेड पार्ट ऑफ द पिना। एक पिना का उभरा हुआ पार्ट को क्या बोलते हैं हम, ट्रेगस बोलते हैं। जैसे ट्रेगस है वो ट्रेगस से कुछ मेजरमेंट यूनिट के लिए यूज करवाते हैं।
मेजरमेंट थिंग्स के लिए यूज करवाते हैं, जैसे किसी पर्सन के अंदर मेजरमेंट ऑफ एनजी ट्यूब, एनजी ट्यूब को मेजर करने के लिए किसका यूज करवाते हैं, ट्रेगर्स का। तो देखो एनजी ट्यूब कैसे मेजर करते हैं कि किसी भी पर्सन में एनजी ट्यूब इंसर्ट करवाते हैं, उससे पहले हम उसको मेजर करवाते हैं। तो मेजर करवाने के लिए स्टार्ट करते हैं टिप ऑफ द नोज टू द ट्रेगस एंड जिफोइड प्रोसेस। तो यहां से स्टार्ट करते हैं टिप ऑफ द नोज टू द ट्रेगस एंड जिफोइड प्रोसेस। इस प्रकार से ट्रेगस होता है वो पर्सन्स में एनजी ट्यूब को मेजर करवाने में सहायक होता है। यस, तो पहला मेजरमेंट यूज करवाने में। दूसरा होता है प्लेसमेंट ऑफ ईसीटी इलेक्ट्रोड्स। ईसीटी इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करने में सहायक होता है कि 1 से 1.5 इंच अबव द इमेजिनरी लाइन फ्रॉम द एक्सटर्नल कैंथस टू द ट्रेगस। जैसे किसी भी पर्सन के अंदर एक्सटर्नल कैंथस ऑफ ट्रेगस, ये आई है, इसका आउटर कैंथस है, इससे लेकर ट्रेगस के बीच में एक लाइन बनती है जिसको कौन सी लाइन बोलते हैं, इमेजिनरी लाइन। इस इमेजिनरी लाइन से 1 से लेकर 1.5 इंच अबव क्या प्लेस करते हैं, ईसीटी के इलेक्ट्रोड्स। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बार रायपुर एम्स के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि ईसीटी के इलेक्ट्रोड्स कहां पे प्लेस किए जाते हैं। तो 1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर, नॉट सेंटीमीटर, इंच अबव द इमेजिनरी लाइन ऑफ आउटर कैंथस ऑफ आई टू द ट्रेगस के अबव सिचुएटेड की जाते हैं। ठीक है, तो हमने 2 फंक्शन देखे ट्रेगस के। ट्रेगस एनजी ट्यूब को मेजर करवाने में सहायक होता है, ईसीटी के इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करने में सहायक होता है। ईसीटी के इलेक्ट्रोड्स यदि 1 से लेकर 1.5 इंच अबव प्लेस नहीं किया तो यहाँ पे जो जॉइंट होता है जिसको बोलते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के अंदर फ्रैक्चर होने के चांस रहते हैं। तो इस प्रकार से ये एक तरह से मोस्ट कॉमन मेथड होता है प्लेस करने के लिए जो ट्रेगस में यूज करवाते हैं। तो हमने देखा कि एक पिना का ही 2 पार्ट होते हैं, लोब्यूल्स और दूसरा होता है ट्रेगस। लोब्यूल्स का यूज हम O2 सेचुरेशन, डेमोन्स्ट्रेशन द स्किन इंफेक्शन और ब्लीडिंग टाइम चेक यूज करवाने में करते हैं। कई बार जो फीमेल्स होते हैं उनके अंदर ये ईयर रिंग्स पहनने में भी यूज करवाते हैं। कुछ पर्सन्स मेल भी है वो ईयर रिंग्स यूज करते हैं। ओके, कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो बहुत यूजफुल है, कई बार पूछी गई हैं, जैसे एब्सेंट ऑफ पीना। किसी भी पर्सन के अंदर पीना वाला पार्ट एब्सेंट ही हो जाए, यानी यहां से ये जो पीना है ये पीना वाला पार्ट एब्सेंट हो जाए तो उसको बोलते हैं एनोसिया। तो एनोसिया वर्ड किसके लिए यूज होता है, एब्सेंट ऑफ पीना। सेकेंड वन है स्मॉल साइज पीना। किसी पर्सन के अंदर जो पीना वाला पार्ट है ये पार्ट छोटा हो जाए, स्मॉल हो जाए, तो उस चीज को बोलते हैं माइक्रोसिया। माइक्रो का मतलब स्मॉल, तो स्मॉल पीना देखने को मिले टर्म कौन सी यूज होती है, माइक्रोसिया। पीना कंप्लीटली एब्सेंट हो जाए तो उसको बोलते हैं एनोसिया। और लोअर या लो सेट ईयर। लो सेट ईयर का मतलब होता है कि जो हमारी आई की जो आउटर कैंथस है, इस आउटर कैंथस से एक इमेजरी लाइन बनती है, उस इमेजरी लाइन से यदि ईयर है वो नीचे सिचुएटेड हो जाए, इमेजरी लाइन के ईयर टच नहीं होता है और ये नीचे सिचुएटेड हो जाए तो उसको बोलते हैं लो सेट ईयर। ये किसमें देखने को मिलते हैं, डाउन सिंड्रोम वाली कंडीशन। डाउन सिंड्रोम किसको बोलते हैं, जिसके अंदर ट्राइसोमी 21 की कंडीशन आती है, यानी ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम होते हैं, वो कौन सी कंडीशन होती है, डाउन सिंड्रोम। ट्राइसोमी 21 का मतलब होता है कि जो 21 नंबर का क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर 3 जीन आ जाते हैं, तो 3 जीन आने के कारण कंडीशन आती है ट्राइसोमी 21। तो इसका भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये था कि मोस्ट कॉमन साइन ऑफ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का मोस्ट कॉमन साइन क्या होता है, तो इसका मोस्ट कॉमन साइन होता है MR। एक पर्सन के अंदर मेंटल रिटार्डेशन ये देखने को मिलती है। तो मेंटल रिटार्डेशन किसका मोस्ट कॉमन साइन होता है, डाउन सिंड्रोम का। डाउन सिंड्रोम के अंदर पैटर्न क्या होता है, ट्राइसोमी 21, यानी 21 नंबर के क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। इसी प्रकार से 2 रिलेटेड कंडीशन और आती हैं इसके अंदर, जैसे किसी पर्सन के अंदर पटाउ सिंड्रोम है, तो पटाउट सिंड्रोम होता है वो 13th नंबर के क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाए तो वो कौन सा सिंड्रोम होता है, पटाउट सिंड्रोम।
एक होता है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम होता है 18 नंबर, 18 नंबर के क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाए तो कंडीशन कौन सी आती है, एडवर्ड की। पटाउ सिंड्रोम के अंदर क्रोमोसोम ट्राइसोमी होती है 13 की, तो 13 नंबर के क्रोमोसोम के अंदर ट्राइसोमी आ जाए पटाउ, 18 नंबर के अंदर आ जाए पटाउ। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि पटाउ सिंड्रोम के अंदर कितने नंबर की ट्राइसोमी देखने को मिलती है, 18 की। ऐसे पूछ सकते हैं कि पटाउ के अंदर कितने नंबर की ट्राइसोमी, 13 की। और इस प्रकार से बोल सकते हैं डाउन सिंड्रोम के बहुत बार क्वेश्चन आए हुए कि डाउन सिंड्रोम में कितने नंबर की ट्राइसोमी देखने को मिलती है, 21 नंबर के क्रोमोसोम की ट्राइसोमी देखने को मिलती है। तो इसके अंदर मोस्टली जो पर्सन्स के ईयर होते हैं वो इमेजिंग लाइन से बिलो सिचुएटेड होती है, ये देखने को मिलता है। यस गाइस, अंडरस्टूड आई थिंक। नेक्स्ट पिन्ना को देखा है कि जो पिन्ना वाला पार्ट है, इस पिन्ना की जो बाहर वाली बाउंड्री है इसको मैंने बोला हेलिक्स, यानी कि हेलिक्स नोवा स्ट्रक्चर होती है बाहर वाली। ये जो इमेजरी लाइन है, नॉट इमेजरी लाइन, एक तरह से बाउंड्रीज है, इस बाउंड्रीज को हमने बोला हेलिक्स। इस बाउंड्रीज के अंदर एक स्मॉल बाउंड्रीज और इन्वॉल्व हो रही है जिसको हमने बोला एंटी हेलिक्स। तो बाहर वाली जो बाउंड्रीज है इसको हमने क्या बोला, हेलिक्स। और इसी के नेक्स्ट अंदर है, इसको हमने बोला एंटी हेलिक्स। यहां पे एक पार्ट होता है जिसको हमने बोलते हैं ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर शेप का कंडीशंस होती है। ओके, ये जो अंदर डिप्रेस्ड पार्ट होता है इसको हमने बोला कॉन्चा, डिप्रेस्ड पार्ट को हमने बोला कॉन्चा। और कौनसा से स्टार्ट होती है कौन सी कैनाल, ईयर कैनाल। ईयर कैनाल किससे स्टार्ट होती है, कौनचा वाला पार्ट से कौन सी कैनाल स्टार्ट होती है, ईयर कैनाल। और ईयर कैनाल के इस अबो यहाँ पे एक उभरा हुआ पार्ट होता है जिसको हमने क्या बोला, ट्रेगस। ये उभरा वाला पार्ट है, ये इस उभरे वाले पार्ट को हमने क्या बोला, ट्रेगस। और नीचे नीचे जो लास्ट में इसको हमने बोला लोब्यूल्स, जिसके अंदर कार्टिलेज नहीं पाए जाते। तो ये पर्सन्स के अंदर ऑटो सेचुरेशन में यूज करवाते हैं, ब्लीडिंग टाइम चेक करवाने में यूज करवाते हैं, और पर्सन्स के अंदर स्किन इन्फेक्शन को डेमोस्ट्रेट करवाने में यूज करवाते हैं, और कई बार ईयरिंग वियर करने में यूज करवाते हैं लोब्यूल्स का। तो ये वाला पार्ट होता है जिसको हमने बोलते हैं पिन्ना, जिसके ये आउटर वाली बाउंड्रीज को हमने बोला हेलिक्स, इसके अंदर वाली बाउंड्रीज को एंटी हेलिक्स, और जो डिप्रेस्ड पार्ट है इसको बोला कौनचा। कौनचा से स्टार्ट होती है ईयर कैनाल, और ईयर कैनाल और जस्ट एक एलिवेटेड पार्ट होता है जिसको मैंने बोला ट्रेगस, और ट्रेगस के जस्ट सामने हो गया एंटी ट्रेगस, और नीचे वाला पार्ट हो गया लोब्यूल्स। तो ये डायग्राम है पिन्ना का। यस गाइज, ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, ये दोनों लाइन बहुत यूजफुल लाइन है, ध्यान दे रहे हैं इसके ऊपर कि किसी भी पर्सन्स के अंदर गेस्टेशनल या प्रेगनेंसी के दौरान पिन्ना बनना कब स्टार्ट होता है, इसको इंपॉर्टेंट मान लेना अभी भी, कि एक पर्सन्स के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान या गेस्टेशन के दौरान पिन्ना बनना कब स्टार्ट होता है। तो पिन्ना 6 वीक के ऊपर बनना स्टार्ट होता है। कि एक फिटस के अंदर पिन्ना बनना कब स्टार्ट होता है, बिगिनिंग ऑफ पिन्ना बनना कब स्टार्ट होता है, 6 वीक ऑफ गेस्टेशन। प्रेगनेंसी के 6 वीक पे पिन्ना बनना स्टार्ट हो जाता है, पहली वाली इंपॉर्टेंट बात है। सेकंड वाली बात है कंप्लीट कब हो जाता है। यदि बनना 6 वीक पे स्टार्ट हो जाता है तो कंप्लीट कब हो जाता है, तो कंप्लीट पिन्ना कंप्लीट होता है 20 वीक के, यानी कि गेस्टेशन के 20 वीक के ऊपर एक फिटस में कंप्लीटली क्या हो जाता है, पिन्ना बन जाता है। तो ये दोनों बातें याद रखनी है कि एक पिन्ना पर्सन्स में एक फिटस के अंदर बनना कब स्टार्ट होता है, तो हम बोल सकते हैं 6 वीक के ऊपर, और एक पर्सन्स के अंदर पिन्ना कंप्लीट कब बन जाता है, वो होता है 20 वीक के ऊपर। 20 वीक के ऊपर कंप्लीटली पिन्ना बन जाता है। तो ये हमने देखा पिन्ना वाला पार्ट। नेक्स्ट एक्सटर्नल ईयर का सेकंड वाला पार्ट है, ये है एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स। एक्सटर्नल एकॉस्टिक या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स की हमने बात किया कि ये कैनाल्स है वो डिप्रेस पार्ट, कहां से, एक
स्पिना वाला पार्ट था, कौनचा, ये डिप्रेस पार्ट था। इस डिप्रेस पार्ट से लेकर जहां पे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अराइज हो रही, डिप्रेस पार्ट से लेकर कौनचा से लेकर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक का वाला पार्ट कौन सा होता है? एक्सटर्नल एकॉस्टिक कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है रायपुर एम्स के अंदर की मेजरमेंट अबाउट 20 mm लेंथ। एक एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की लेंथ कितनी होती है? तो एक एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की लेंथ होती है 24 mm। 24 mm किसकी लेंथ होती है? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की लेंथ होती है। यानी ईएसी की लेंथ कितनी मानते हैं हम? 24 mm। याद रहेगा। तो 24 mm किसकी लेंथ मानते हैं हम? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स की। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कभी भी स्ट्रेट नहीं होती है। ये कैनाल कैसे शेप में देखने को मिलती है? एस शेप के अंदर। एस शेप का स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये स्ट्रेट नहीं होती है, एस शेप का स्ट्रक्चर होता है। अगले डायग्राम में देखेंगे हम। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स एस शेप की नहीं होके इसके दो पार्ट के अंदर डिवाइड होती है, आउटर वाला पार्ट और इनर वाला पार्ट। आउटर वाला पार्ट होता है, ये आउटर वाला पार्ट है, ये थोड़ा अप होता है, उसके बाद में वापस डाउन होता है और वापस मीडियली हो जाता है। यानी इस इतने वाले पार्ट को तो बोला हमने आउटर पार्ट। तो आउटर पार्ट होता है वो थोड़ा ऊपर होता है पहले, फिर उसके बाद में डाउन होता है, फिर मीडियली हो जाता है। ये तो होता है आउटर वाला। फिर बात करते हैं हम इनर वाले पार्ट की। तो इनर वाला पार्ट होता है वो, इसमें देखो, इनर वाला पार्ट डाउन है, डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, फिर आगे की तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट करता है, फिर मीडियली हो जाता है। तो इस प्रकार से पहले अप होता है, फिर डाउन, फिर मीडियली, फिर डाउन, फिर फॉरवर्ड होके फिर मीडियली हो जाता है। तो इस प्रकार से एस नुमा स्ट्रक्चर हो जाती है। तो इस प्रकार से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की कैसी शेप देखने को मिलती है? हमको एस शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो आउटर पार्ट इसका अपवर्ड, बैकवर्ड और मीडियली मूव करता है, और इनर पार्ट होता है वो डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और मीडियली मूव करता है। और इस प्रकार से मूव करके ये कैसी शेप बना देता है? एस शेप, एस शेप बना देता है। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल वो एस शेप का स्ट्रक्चर होता है। फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के दो पार्ट होते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के कितने पार्ट मानते हैं? दो पार्ट मानते हैं। स्टार्टिंग का जो, जैसे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, इस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को 3 भागों में बांट दिया जाए, यानी कि 1/3, 2/3 या 3। इस प्रकार से इसको 3 भागों में डिवाइड करें तो स्टार्टिंग का 1/3 वाला पार्ट होता है वो कार्टिलेजिनियस पार्ट होता है। यानी इसके ऊपर ये बना हुआ किसका होता है? कार्टिलेज का बना होता है। तो स्टार्टिंग का 1/3 पार्ट होता है वो किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। यदि हमने माना कि इसकी लेंथ कितनी थी? 24 mm थी। यदि 24 mm में 1/3 माने तो कितनी बचती है? 8 mm। यानी 8 mm का पार्ट कौन सा होता है? कार्टिलेजिनियस पार्ट, जिसको हमने आउटर पार्ट बोलते हैं। कितनी लेंथ होती है इसकी? 8 mm। ये कार्टिलेज होने के कारण कैनाल कैसी होती है? थिक कैनाल होती है। यानी कि कार्टिलेज, तो कार्टिलेजियस पार्ट होता है वो 1/3 पार्ट होता है, और 1/3 पार्ट होता है। यानी कि हमने माना कि 24 mm पूरी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की लेंथ है, तो उसमें 1/3 कितना हो गया? 8 mm। तो एक एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का आउटर पार्ट होता है वो 8 mm का होता है। कार्टिलेजिनियस का बना होने के कारण ये पार्ट क्या होता है? थिक होता है। तो थिक पार्ट होता है जिसके अंदर कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं? हेयर की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, सर्कमेनियस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, सॉरी सेरुमेनियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये तीनों थिंग्स प्रेजेंट होती है किसके अंदर? कार्टिलेजिनियस पार्ट। तो कार्टिलेजिनियस पार्ट के अंदर हेयर सेल्स हैं, सेरुमेनियस की ग्लैंड होती हैं और सेबेसियस ग्लैंड होती है। तो हेयर सेल्स, सेरुमेनियस ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड किसमें देखने को मिलती हैं? एक पर्सन के अंदर कार्टिलेजिनस पार्ट के अंदर होती हैं। और सेरुमेनियस और सेबेसियस ग्लैंड किसके लिए यूजफुल होती है? वैक्स का फॉर्मेशन करने में सहायक होती है। एक ईयर के अंदर वैक्स का फॉर्मेशन करने में सहायक होते हैं सेरुमेनियस ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड।
ये जब वेक्स का सिक्रेशन करती हैं तो जो बाहर से जो फॉरेन पार्टिकल्स अंदर जाते हैं उन फॉरेन पार्टिकल्स को ये चिपका देती है और आगे जाके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को डैमेज होने से प्रिवेंट कर लिया जाता है। इसलिए ग्लैंड वेक्स का सिक्रेशन करती हैं। तो हम बोल सकते हैं सेरुमिनियस और सेबेसियस ग्लैंड जो कार्टिलेजियस पार्ट में पाई जाती हैं, ये पार्ट के अंदर वेक्स का सिक्रेशन करने में सहायक होती हैं। तो पहला पार्ट हो गया कार्टिलेजिनियस पार्ट, यस। सेकंड वाला पार्ट होता है बोनी पार्ट। बोनी पार्ट होता है जिसके अंदर बोन्स इन्वॉल्व हो जाती हैं उसके बाद में, बोनी वाला, जिसमें ये पार्ट होता है जो 2/3 पार्ट होता है। इनर ईयर का 2/3 पार्ट कौन सा होता है? बोनी पार्ट होता है। अब देखो 2/3 हो गया तो 8 mm का तो हो गया था आउटर और 16 mm का पार्ट हो गया था इनर वाला पार्ट, यस। इनर वाला पार्ट हो गया था 16। ये बोनी पार्ट होने के कारण ये थिन होता है। तो 2/3 वाली पार्ट एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की वो थिन होती है। इसके अंदर भी हेयर सेल्स होती हैं और सेरुमेनियस ग्लैंड पाई जाती है। इसके अंदर भी हेयर सेल्स और सेरुमेनियस ग्लैंड, इसमें भी वेक्स का सिक्रेशन होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता जितना ज्यादा कार्टिलेजियस पार्ट के अंदर होता है। तो कार्टिलेजियस पार्ट के अंदर ज्यादा वेक्स का सिक्रेशन होता है। इसमें जब फॉरेन पार्टिकल्स आगे डिपॉजिट हो जाते हैं तो यहाँ पे इन्फेक्शन होने के भी सबसे ज्यादा चांस होते हैं। किसके अंदर? कार्टिलेजियस पार्ट के अंदर। स्टेफाइलोकोकस के सबसे ज्यादा इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं किसके अंदर? कार्टिलेजियस पार्ट के। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के दो पार्ट होते हैं, कार्टिलेजियस पार्ट और बोनी पार्ट। 1/3 पार्ट हो गया कार्टिलेजियस, 8 mm का होता है, थिक होता है, इसमें ग्लैंड पाई जाती है सेरुमिनियस सेबेसियस जो किसका सिक्रेशन करती है? वेक्स का। और बोनी पार्ट होता है 2/3 पार्ट, 16 mm का होता है, थिन होता है और इसमें भी ये ग्लैंड होती है, हेयर सेल्स और सेरुमिनियस ग्लैंड जो वेक्स का सिक्रेशन करती है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है वो डेवलप्ड कब होना स्टार्ट हो जाती है? गेस्टेशन पीरियड के दौरान। एक फिटस के अंदर गेस्टेशन पीरियड के दौरान एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कब डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है? तो ये है 8 वीक पे। 8 वीक के ऊपर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बनना स्टार्ट हो जाती है। और सेकंड वाली बात है कि ये कंप्लीट कब हो जाती है? तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कंप्लीट कब हो जाती है? प्रेगनेंसी या गेस्टेशन पीरियड के दौरान फिटस के अंदर 28 वीक पे। तो 28 वीक ऑफ गेस्टेशन पे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कंप्लीट हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, दोनों लाइन इंपॉर्टेंट याद रखना है कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल फिटस में बनना कब स्टार्ट हो जाती है? 8 वीक के ऊपर। और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल फिटस के अंदर गेस्टेशन पीरियड के दौरान कंप्लीट कब हो जाती है? तो 28 वीक के ऊपर। यस गाइस, ये दोनों आपको याद रखने हैं। देखो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को हमने एक डायग्राम के द्वारा बताते हैं कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में हमने इसको माना था कोंचा, ये डिप्रेस पार्ट है, पिना वाला कोंचा। इस कोंचे वाले पार्ट से लेकर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक का पार्ट को क्या बोला था आपने? इस वाले पार्ट को बोला था एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। यस, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स कि कौनसा से लेकर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक की लेंथ कितनी होती है? 24 mm। 24 mm इसकी लेंथ होती है। इक्वेशन आपको याद रखना है कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की लेंथ कितनी होती है? 24 mm होती है। कैसी शेप का होता है ये? एस शेप का स्ट्रक्चर होता है। एस शेप का स्ट्रक्चर देखने को। स्टार्टिंग का 1/3 पार्ट क्या था? कार्टिलेजिनियस पार्ट था। यानी स्टार्टिंग में 1/3 वाला पार्ट था वो कार्टिलेजिनियस जो 8 mm का था। और इसके अलावा 2/3 पार्ट कौन सा था? बोनी वाला पार्ट। और बोनी वाला पार्ट था वो था 16 mm का पार्ट था। तो बता सकते हैं इसके दो पार्ट होते हैं, कार्टिलेजियस पार्ट और बोनी वाला पार्ट। अंडरस्टूड आई थिंक। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पार्ट। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल हो गया, इसके बाद में एक्सटर्नल ईयर का थर्ड वाला पार्ट होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जिसको हमने बोला था ड्रम हेड। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को क्या बोला था? ड्रम हेड। यानी इसको ड्रम हेड भी बोलते हैं क्योंकि वाइब्रेशन के दौरान साउंड को वाइब्रेट होकर अंदर की तरफ ट्रांसमिटेड करता है, इसलिए इसको ड्रम हेड बोला जाता है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन सिचुएटेड कहां पे होती है? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन सिचुएटेड होती है, जैसे हमने माना था कि पिना था, इसके बाद में एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और इसके बाद में ये थी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और अंदर की तरफ था इनर ईयर, सॉरी मिडल ईयर।
तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और मिडल ईयर के बीच में एक मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन होती है जिसको हम नहीं बोलते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बिटवीन द एक्सटर्नल ऑडिटरी अकोस्टिक कैनाल और मिडल ईयर, अकोस्टिक कैनाल और मिडल ईयर के बीच में सिचुएट होती है, जिसको क्या बोलते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है ये पर्ल व्हाइट कलर की होती है। कैसे कलर की होती है? पर्ल व्हाइट कलर की मेम्ब्रेन होती है और सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है वो पर्ल व्हाइट कलर की मेम्ब्रेन होती है और सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन की टेल लंबाई देखें तो कितनी होती है? 9 से लेकर 10 mm। 9 से 10 mm तो क्या है इसकी टेल लेंथ है। 8 से 9 mm इसकी क्या है? विड्थ है। 8 से 9 mm इसकी विड्थ है और 9 से 10 mm इसकी टेल है और इसकी मोटाई, इसकी थिकनेस कितनी होती है? 0.1 mm। 0.1 mm क्या होती है? इसकी मोटाई होती है। 8 से 9 mm ये थिक होती है, सॉरी वाइड होती है, और 9 से 10 mm ये टेल होती है। तो इस प्रकार से एक टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और मिडल ईयर के बीच में होती है पर्ल व्हाइट कलर की होती है, सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, जो 9 से 10 mm टेल होती है और 8 से 9 mm वाइड और 0.1 mm थिक होती है। इसको बोलते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। इज ऑल्सो नोन एज ईयर ड्रम बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर्स। एक टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कितनी लेयर से मिलकर बना होता है? 3 लेयर से मिलकर बना होता है। सबसे बाहर वाली लेयर जिसको हमने आउटर लेयर बोला, सबसे बाहर वाली लेयर को बोला आउटर लेयर। तो आउटर एपिथेलियल लेयर किसकी बनी होती है? एंडोड्रम से बनती है। यानी आउटर सबसे बाहर वाली लेयर कब बनती है? ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाली लेयर जो आउटर एपिथेलियल लेयर होती है, जो एक्टोड्रम से बनती है ड्यूरिंग गेस्टेशन के दौरान। मिडल वाली फाइब्रस लेयर होती है जो मीजोड्रम से बनती है। तो फाइब्रस लेयर मीजोड्रम से बनती है। इनर म्यूकस या म्यूकोजल होता है वो एंडोड्रम से बनती है। इसलिए यहाँ पे ये लाइन याद रखनी बहुत जरूरी है कि एक ऐसी कौन सी मेम्ब्रेन जो तीनों जर्मिनल लेयर से मिलकर बनती है। तो तीनों जर्मिनल लेयर से मिलकर बनने वाली मेम्ब्रेन होती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर तीनों जर्मिनल लेयर इन्वॉल्व होती है। यस गाइस, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल 55 डिग्री का एंगल बनाती है किसके साथ? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ। कि ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है और ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया? 55 डिग्री का एंगल बनाती। ये 55 डिग्री का एंगल क्यों बनाती है? कि किसी पर्सन के अंदर ये नेचुरली होता है। ये नेचर ने इस प्रकार से बनाया है कि किसी पर्सन के अंदर फॉरेन बॉडी आके यहाँ पे क्या हो जाए? ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए। तो बाहर से जब इरिगेट करते हैं तो वो एक ग्रिप बना के उसको बाहर निकालने में सहायक होती है। इसलिए एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल 55 डिग्री का एंगल किसके साथ बनाती है? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ बनाती है। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को ईयर ड्रम बोलते हैं। ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और मिडल ईयर के बीच में होती है। पर्ल व्हाइट कलर की होती है और सेमी ट्रांसपेरेंट होती है। ये सेमी ट्रांसपेरेंट इसलिए होती है कि इसके मिडिली साइड से मीलियस बोन होती है, उसका हेड आके अटैच होता है, इसलिए सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, हाफ ट्रांसपेरेंट होती है ये। और 9 से 10 mm टेल होती है और 8 से 9 mm वाइड होती है। 0.1 mm इसकी थिकनेस होती है। तीनों जर्मिनल लेयर इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना है कि तीनों जर्मिनल लेयर कौन सी मेम्ब्रेन में होती है? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर होती है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के साथ कितने डिग्री का, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 55 डिग्री का कोण बनाती है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बातें। रिलेशन ऑफ एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स। एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स जैसे ये वाला पार्ट था पिन्ना और ये था एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स और ये था टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स के रिलेशन यानी कि सुपीरियर पार्ट, ये इसका सुपीरियर पार्ट है, ये इसका इंफीरियर पार्ट है, इसके पीछे की तरफ है वो कौन सा है? इसका
पोस्टीरियर, सुपीरियर इंफीरियर, पोस्टीरियर एंटीरियर पार्ट। तो सबसे ऊपर सुपीरियर वाले पार्ट, इसके ऊपर मिडिल क्रेनियल फोसा पाई जाती है, यानी मिडल ईयर एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस के सुपीरियर के अंदर क्या देखने को मिलता है हमको, मिडल क्रेनियल फोसा। मिडल क्रेनियल फोसा इसके पीछे की तरफ, यानी कि पोस्टीरियरली स्पेशल सेल्स होती हैं जिसको एयर सेल्स बोलते हैं। मास्टॉइड की कौन सी सेल्स होती हैं, एयर सेल्स होती हैं, और पीछे की तरफ फेशियल नर्व चली भी देखने को मिलती है। तो मास्टॉइड की एयर सेल्स होती हैं और फेशियल नर्व पाई जाती हैं पोस्टीरियर। नीचे की तरफ इंफीरियरली देखने को मिलता है पैरोटिड ग्लैंड, यानी कि हमारे एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस के जस्ट नीचे की तरफ क्या देखने को मिलता है हमको, पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड है, इसका भी एक क्वेश्चन आया है कि लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड कौन सी होती है। तो गाइस लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड कौन सी होती है, पैरोटिड ग्लैंड को हम लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड बोलते हैं। ये एक तरह से सीरस ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है, सीरस ग्लैंड होती है, सबसे लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड होती है, और सबसे ज्यादा टाइलिन का सिक्रेट करने वाली ग्लैंड भी होती है। सबसे ज्यादा टाइलिन का सिक्रेशन करने वाली ग्लैंड भी कौन सी होती है, पैरोटिड ग्लैंड होती है। और सीरस ग्लैंड कौन सी होती है, पैरोटिड ग्लैंड होती है। और सबसे लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड कौन सी होती है, पैरोटिड ग्लैंड। और एक क्वेश्चन ये भी है, एक पर्सन जैसे RUHS के अंदर पूछा गया है कि मम्स के अंदर कौन सी ग्लैंड इलार्जमेंट होती है। क्वेश्चन पूछ रहे कि मम्स के अंदर कौन सी ग्लैंड इलार्जमेंट होती है। तो मम्स के अंदर कौन सी ग्लैंड इलार्जमेंट होती है, पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड मम्स के अंदर इलार्ज्ड होती है। और ये आपको चारों थिंग्स याद रखनी है कि सबसे लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड कौन सी है, पैरोटिड। सीरस ग्लैंड कौन सी है, पैरोटिड। और सबसे ज्यादा टाइलिन का सिक्रेशन किसका कौन करता है, पैरोटिड। और मम्स के अंदर कौन सी ग्लैंड प्रभावित होती है, पैरोटिड ग्लैंड। और इसके आगे की तरफ एंटीरियरली इसके जॉइंट होता है जिसको बोलते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। सामने की तरफ कौन सा जॉइंट होता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता है। ओके, तो ये इसका रिलेशनशिप हो गया। एक्सटर्नल एओरिटरी कैनाल ऊपर की तरफ मीडियल क्रेनियल फोसा होता है, पीछे की तरफ मास्टोइड एयर सेल्स या फेशियल नर्व होती है, नीचे की तरफ पैरोटिड ग्लैंड होती है, और सामने की तरफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होते हैं। ये इसके रिलेशंस हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नर्वस सप्लाई। एक्सटर्नल ईयर की नर्वस सप्लाई की बात करें तो पिना को कौन सप्लाई करता है, इस बाहर वाले पिना को ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व पिना को नर्व सप्लाई होती है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स, इस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स का एक एंटीरियर पार्ट एक पोस्टीरियर पार्ट, एंटीरियर वॉल और रूफ, इस एंटीरियर वॉल और रूफ को कौन सप्लाई करता है, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व एंटीरियर वॉल और रूफ को सप्लाई करता है। दूसरी बात है पोस्टीरियर वॉल और रूफ, पीछे की तरफ की वॉल और रूफ को नर्व सप्लाई करता है ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस, यानी कि 10th क्रेनियल नर्व, 10th क्रेनियल नर्व की ऑरिकुलर ब्रांच पोस्टीरियर वॉल और रूफ को नर्व सप्लाई करती है। और पोस्टीरियर ऑडिटरी कैनाल को सप्लाई करता है फेशियल नर्व। पोस्टीरियर वॉल ऑफ ऑडिटरी कैनाल को सप्लाई करता है कौन, फेशियल नर्व। पोस्टीरियर वॉल और रूफ को सप्लाई करता है ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस, और एंटीरियर वॉल और रूफ को सप्लाई करता है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। ये इसकी नर्वस सप्लाई होती है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स की। यस गाइस, हम बात करते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, उस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को नर्वस सप्लाई कौन करता है। जैसे इस प्रकार से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, इसके आगे वाले पार्ट को तो हमने बोल दिया एंटीरियर, इसके पीछे वाले पार्ट को बोल दिया पोस्टीरियर, और बीच वाले पार्ट को बोल दिया मीडियल। तो एक पर्सन के अंदर एंटीरियर हाफ ऑफ लेटरल सरफेस, एंटीरियर हाफ ऑफ लेटरल सरफेस को नर्व सप्लाई करता है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व एंटीरियर हाफ ऑफ लेटरल सरफेस को नर्व सप्लाई करता है। इसके अलावा पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर हाफ ऑफ लेटरल सरफेस को नर्व सप्लाई करता है ऑरिकुलो ब्रांच ऑफ वेगस। ऑरिकुलो ब्रांच ऑफ वेगस पोस्टीरियर हाफ ऑफ लेटरल सरफेस को नर्व सप्लाई करता है, और बीच वाले पार्ट को
टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बीच वाले पार्ट को नर्वस सप्लाई करता है, मीडियल सरफेस को सप्लाई करता है टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ द ग्लोसोफेरेंजियल। टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ द ग्लोसोफेरेंजियल क्रेनियल नर्व, 9th क्रेनियल नर्व टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफेरेंजियल इसको नर्व सप्लाई करता है। और इस जो क्रेनियल नर्व है जिसको ग्लोसोफेरेंजियल बोला, इसको दूसरा नाम दिया गया जिसको बोलते हैं जैकोब्सन नर्व। ये जैकोब्सन नर्व एक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा हुआ है। तो 9th नंबर की क्रेनियल नर्व ग्लोसोफेरेंजियल को बोलते हैं जैकोब्सन नर्व बोला जाता है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के काम क्या होते हैं? फंक्शंस ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से साउंड लेती है और उन साउंड को किस में भेज देती है? आगे मिडल ईयर में भेज देती है, यानी ओसिकल्स। मिडल ईयर को क्या बोलते हैं? ओसिकल्स। उसके अंदर ईयर की बोन पाई जाती है। तो रिसीव द साउंड वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशन को एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से रिसीव करती है और उसको ट्रांसमिट किधर कर देती है? ओसिकल्स, मिडल ईयर में ट्रांसमिटेड कर देती है। तो इस प्रकार से ये साउंड को रिसीव करके ट्रांसमिट करने का काम करती है। एक बार दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एम्पलीफाई करना। साउंड को एम्पलीफिकेशन करना, एम्पलीफाई करना। कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी को तो बढ़ा देती है, किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है और उसकी वेवलेंथ को छोटा कर देती है, यानी कि डिक्रीज द वेवलेंथ एंड इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। जो साउंड आ रही है इतनी फ्रीक्वेंसी से आ रही थी, सॉरी इतनी वेवलेंथ से आ रही थी, वो उस वेवलेंथ को डिक्रीज कर देगा और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देगा। इसके कारण हमारा जो मिडल ईयर होता है वो डैमेज नहीं होगा। तो उस डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए साउंड को एम्पलीफाई करता है और हमारा ईयर 22 टाइम तक साउंड को क्या करता है? एम्पलीफाई करने का काम